बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। Reproduction can be defined as the production of offspring like parents. It is a process that results in increasing number of individuals. बैक्टीरिया दो तरीक़ों से रिप्रोडक्शन करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आगे फिर मज़ीद 5 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बाइनरी फिशन है, एंडोस्पोर फॉर्मेशन, कोनिडिया, बडिंग है और सिस्ट फॉर्मेशन। इस तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं, ये 3 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसडक्शन और इस तरह कंजुगेशन। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमनली बाइनरी फिशन के ज़रिए से होती है। इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जनरली सिंगल पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है और बाइनरी फिशन के ज़रिए से जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो जेनेटिकली अपने पेरेंट सेल के जैसे ही होते हैं, यानी उसमें कोई जेनेटिक वेरिएशंस जो हैं वो नहीं होती। बाइनरी फिशन के एडवांटेजेस हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज तो यह है कि इसमें सिंगल पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है, यानी 2 पार्टनर्स की ज़रूरत इस प्रोसेस के लिए नहीं होती। इसके अलावा जो ऑफस्प्रिंग बाइनरी फिशन के नतीजे में बनते हैं वो ऑलरेडी मैच्योर होते हैं, मींस आगे उनको मैच्योरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा ये प्रोसेस जो है वो काफ़ी फास्ट होता है, यानी अगर कंडीशंस आइडियल हो तो जस्ट 20 मिनट्स में एक सेल डिवाइड हो जाता है, 2 डॉटर सेल्स बना लेता है। इसी रेट के साथ अगर बैक्टीरियल सेल्स जो हैं वो डिवाइड होते रहें तो तकरीबन 24 आवर्स में सिंगल बैक्टीरियल सेल जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द रेस्ट पावर 6 kg ऑफ सेल जो है ये बना लेता है। इसी तरह बाइनरी फिशन जो है अगर एक तरफ इसके एडवांटेजेस हैं तो दूसरी तरफ डिसएडवांटेजेस भी इस प्रोसेस के हैं। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि इस प्रोसेस के नतीजे में जो बी पॉपुलेशन बैक्टीरिया की बनती है तो उसमें कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती, क्योंकि वो सारे बैक्टीरियल सेल्स जो हैं वो एक जैसे होते हैं, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान यही है कि जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो उसके नतीजे में बैक्टीरिया की पूरी पॉपुलेशन जो है वो ख़त्म हो सकती है। बाइनरी फिशन के ज़रिए से सिंगल पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड कर जाता है 2 डॉटर सेल्स में। ये प्रोसेस कैसे होता है इस स्लाइड में इसको एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि आप सबको मालूम है कोई भी लिविंग सेल जो डिवाइड होता है और डॉटर सेल्स बनाता है तो डिवीज़न का आगाज़ जो है वो डीएनए की रेप्लिकेशन से होता है। बैक्टीरिया के अंदर भी यही होता है, यानी बैक्टीरियल डीएनए मॉलिक्यूल जो है सबसे पहले वो रेप्लिकेट कर जाता है। रेप्लिकेशन से पहले डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन उसके साथ उसकी अटैचमेंट हो जाती है और उसके बाद जो बैक्टीरियल डीएनए है जो बेसिकली सर्कुलर होता है और जहाँ पे इसका ओरिजिन होता है डीएनए मॉलिक्यूल में, वहाँ पे बैक्टीरिया के 2 स्ट्रैंड्स डीएनए के जो होते हैं जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ज़रिए से अटैच हुए होते हैं, तो वो बॉन्ड्स टूट जाते हैं ओरिजिन पे और 2 स्ट्रैंड्स जो हैं वो अलग हो जाते हैं और इस तरह से रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाता है और
आगे जो है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स आते हैं, उस उनकी अटैचमेंट होती है और नए न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स जो हैं वो ऐड करते चले जाते हैं। सो इस तरह से दोनों डायरेक्शंस में ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ता है और इस तरह से एक लीडिंग और दूसरा लेगिंग स्ट्रैंड जो है वो बनना शुरू होते हैं 5 to 3 डायरेक्शंस में। और फाइनली जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो रेप्लिकेट कर जाता है, इस तरह से दो डीएनए की कॉपीज़ जो हैं वो बन जाती हैं। ये दो डीएनए मॉलिक्यूल जो हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होना शुरू कर जाता है और उसके बाद जो है सेल वॉल उसकी डिपोजिशन होना शुरू हो जाती है। इस तरह से एक सेल जो है उसको वो डिवाइड हो जाता है दो डॉटर सेल्स में। क्योंकि ये काफ़ी एक फास्ट प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, कि जिसमें बैक्टीरियल सेल जो है तकरीबन ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस जो है जस्ट 20 मिनट्स में इसकी डिवीज़न हो जाती है। और इसके नतीजे में बहुत कम वक्त में बैक्टीरिया जो है वो अपनी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पेरेंट सेल है वो बाइनरी फिशन के ज़रिए से डिवाइड हो जाता है दो सेल्स उनकी आगे जो है वो फर्दर बाइनरी फिशन के ज़रिए से डिवीज़न हो जाती है, 4 बन जाते हैं, 4 से 8, 8 से 16 और यूँ इस तरह से इनकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती चली जाती है। इस स्लाइड में भी वही स्टोरी रिपीट की गई है, यानी जो बैक्टीरियल सेल है बाइनरी फिशन के ज़रिए से वो कैसे डिवाइड होता है और कैसे दो डॉटर सेल्स बनते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसकी अटैचमेंट हो जाती है सेल मेम्ब्रेन के साथ। नेक्स्ट फेज़ में जो है डीएनए मॉलिक्यूल रेप्लिकेट कर जाता है और इस तरह से दो डॉटर डीएनए की कॉपीज़ बन जाती हैं, अपोजिट पोल्स की तरफ जो है वो मूव कर जाती हैं। सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन होती है, सेल वॉल की डिपोजिशन के नतीजे में इस सेल जो है वो डिवाइड कर जाता है, दो डॉटर सेल्स जो हैं वो बन जाते हैं।
जैसे इससे पहले स्लाइड में भी बात हुई कि बैक्टीरिया जनरली एंडोस्पोर्स जो हैं वो उसी वक्त बनाता है जब कंडीशंस ग्रोथ के लिए अनफेवरेबल होती हैं। यानी बैक्टीरिया जब एक्टिव फेज़ ऑफ ग्रोथ से गुजर रहा हो उस वक्त एंडोस्पोर्स की फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन जैसे ही ये एक्टिव फेज़ से स्टेशनरी फेज़ में एंटर होता है और उसके बाद ज़ाहिर पर डिक्लाइन फेज़ का आगाज़ होता है, तो एंडोस्पोर्स की फॉर्मेशन स्टेशनरी फेज़ पे होना शुरू होती है। एंडोस्पोर जो है वो बनता कैसे है, उसका प्रोसेस पूरा जो है वो इस स्लाइड के अंदर और इससे अगले स्लाइड उस में डायग्राम के ज़रिए से एक्सप्लेन किया गया है। जैसे बाइनरी फिशन में होता है कि सेल डिवाइड होता है, बट डिवीजन से पहले जो है उसका डीएनए रेप्लिकेट कर जाता है। एंडोस्पोर फॉर्मेशन के केस में भी यही होता है। बैक्टीरियल सेल जो है उसका डीएनए उसकी रेप्लिकेशन हो जाती है, 2 कॉपीज़ बन जाती हैं। डीएनए की एक कॉपी जो है वो एक पोल पे जाके सेल मेम्ब्रेन जो है वो उसको सराउंड कर लेता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म और डीएनए और साथ कुछ आरएनएज और प्रोटीन्स होते हैं। इस तरह से एक फोर्सपोर टाइप का एक स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है। उसके बाद जो है इस फोर्सपोर को मदर बैक्टीरियल सेल जो है वो इंगल्फ कर लेता है। इंगल्फ करने का मकसद ये होता है कि इस फोर्सपोर के ऊपर जो है वो इसके वॉल की डिफरेंट लेयर्स जो है वो बना दी जाए ताकि ये आगे हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस को रेजिस्ट कर सके। उसके बाद जो है जब एंडोस्पोर उसकी फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए, मीन्स एंडोस्पोर जो है वो मेच्योर हो जाता है, तो जो स्पोरेंजियम है, मदर बैक्टीरियल सेल है, वो रप्चर कर जाता है और इस तरह से एंडोस्पोर रिलीज़ होता है। और ये एंडोस्पोर जो है वो कई सालों तक सरवाइव कर सकता है अगर कंडीशंस अनफेवरेबल हैं, लेकिन जैसे ही कंडीशंस जो है वो फेवरेबल होना शुरू होती हैं तो ये एंडोस्पोर जो है दोबारा से जर्मिनेट कर जाता है और एक वेजिटेटिव बैक्टीरियल सेल जो है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। स्पोरिलेशन का पूरा जो प्रोसेस है ये तकरीबन 16 to 20 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है और ये स्पोर्स बन जाते हैं। ये ड्राइंग कंडीशन, फ्रीजिंग या टॉक्सिक केमिकल्स, रेडिएशंस वगैरह
यानी जितनी भी एडवर्स और हार्श कंडीशंस होती हैं उनको ये रेजिस्ट कर सकता है। इवन कुछ केसेस में जो है कुछ इंडोस्पोर्स वो तकरीबन 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को भी रेजिस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, ये डायग्राम जो है वो इंडोस्पोर फॉर्मेशन के पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहा है। ये वेजिटेटिव सेल है बैक्टीरिया का। इसका जो डीएनए है वो रेप्लिकेट कर जाता है, दो डॉटर डीएनए की कॉपीज़ बन जाती हैं। एक जो डीएनए की कॉपी है उसको सेल मेम्ब्रेन जो है वो सराउंड कर लेता है और कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म और उसमें कुछ प्रोटीन्स और आरएनएज वगैरह। सो इस तरह से ये 4 स्पोर बन जाता है। नेक्स्ट फेज़ में जो मदर बैक्टीरियल सेल है जिसको हम स्पोरेंजियम भी कहते हैं, ये इस 4 स्पोर को इंगल्फ कर लेता है और इस 4 स्पोर के ऊपर जो है सेल वॉल की डिपोजिशन करना स्टार्ट कर देता है। इस तरह से सेल वॉल के कई सारे लेयर्स जो है वो बन जाते हैं। सो हाईली थिक सेल वॉल स्ट्रक्चर जो है उसमें ये कन्वर्ट हो जाता है 4 स्पोर मीन्स अब ये स्पोर जो है वो मेच्योर हो जाता है। इसको हम मेच्योर इंडोस्पोर कहते हैं। इंडोस्पोर बनने के बाद जो स्पोरेंजियम है ये रप्चर हो जाता है और इस तरह से इंडोस्पोर रिलीज़ हो जाता है और ये इंडोस्पोर कई सालों तक जो है वो ये ज़िंदा रह सकता है और जो हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं उनको पास कर सकता है। सो उसके बाद जो है जब कंडीशंस नॉर्मल होना शुरू हो जाती हैं तो इंडोस्पोर जो है इसकी जर्मिनेशन होती है और ये दोबारा से एक नॉर्मल बैक्टीरियल सेल में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, ये डायग्राम भी इसी प्रोसेस को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। वेजिटेटिव सेल है बैक्टीरिया का और ये इंडोस्पोर बना लेता है। इंडोस्पोर मैच्योर होने के बाद जो है वो रिलीज़ हो जाता है और द अप्रोच ऑफ फेवरेबल कंडीशंस इसकी दोबारा से जर्मिनेशन होती है और ये दोबारा नॉर्मल वेजिटेटिव बैक्टीरियल सेल जो है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। इंडोस्पोर क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक वॉल स्ट्रक्चर होता है जो कि इसका सेल वॉल जो है कई सारे लेयर्स पे मुश्तमिल होता है। इसका सेंटर जो है जहाँ पे डीएनए बैक्टीरियल डीएनए मौजूद होता है और उसके साथ साथ आरएनएज और प्रोटीन्स जो है वो मौजूद होते हैं। ये इसका कोर बनाता है। इस कोर को सेल मेम्ब्रेन जो है जो लिपोप्रोटीन इन नेचर होता है वो सराउंड करता है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है जर्म सेल वॉल बनता है जो कि पेप्टिडोग्लाइकेंस पे मुश्तमिल होता है। पेप्टिडोग्लाइकेंस ये बैक्टीरियल सेल वॉल जो है नॉर्मली पेप्टिडोग्लाइकेंस से ही बना होता है। इस सेल वॉल के ऊपर एक और लेयर जो है उसकी डिपोजिशन होती है जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स जो है ये भी मॉडिफाइड पेप्टिडोग्लाइकेंस से ही बनता है। कॉर्टेक्स के ऊपर जो है एक और मेम्ब्रेन आउटर जिसे हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं लिपोप्रोटीन नेचर की, वो बन जाती है। इस मेम्ब्रेन के ऊपर फिर स्पोर कोट्स बनना शुरू होते हैं। इनर स्पोर कोट और ये जो है आउटर स्पोर कोट ये असल में प्रोटीन से बने हुए होते हैं। स्पोर कोट के ऊपर एक और थिक लेयर जो है वो एक्सोस्पोरियम की बनती है, ये भी प्रोटीन से बनी हुई होती है। इन डायग्राम्स में आप डिफरेंट लेयर्स जो है सेल वॉल की आप देख सकते हैं। सेंट्रल कोर है, इनर मेम्ब्रेन है, जब सेल वॉल, कॉर्टेक्स और एक्सोस्पोरियम एरिया। इसी तरह कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो बडिंग के ज़रिए से रिप्रोडक्शन करते हैं। यानी बैक्टीरिया जो है वो एक एंड पे उसके एक आउट ग्रोथ जो है वो डेवलप हो जाता है।
और बैक्टीरियल डीएनए जो है उसकी रेप्लिकेशन हो जाती है और उसकी एक कॉपी जो है इस बड के अंदर साउड ग्रोथ में जो है मूव कर जाती है अलोंग विद स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। उसके बाद जो है ये बड जो है ये डिटैच होता है मदर सेल से और उसके बाद जो है उसकी ग्रोथ होती है और अगेन ये कन्वर्ट हो जाता है एक नॉर्मल बैक्टीरियल सेल में। यहाँ पे भी इस डायग्राम में आप बडिंग का प्रोसेस जो है वो देख सकते हैं। ये स्मॉल बड, यंग बड, और इसमें जो है वो फिर फ्लो होती है साइटोप्लाज्म की और डीएनए की और फाइनली जो है वो डिटैच होने के बाद कन्वर्ट हो जाता है नए बैक्टीरियल सेल में। कुछ बैक्टीरिया जैसे एजोटोबैक्टर की कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो सिस्ट्स के ज़रिए से रिप्रोडक्शन करते हैं। सिस्ट्स क्या होते हैं? ये असल में बैक्टीरियल सेल्स ही होते हैं, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा सेल वॉल की डिपोजिशन जो है वो कर लेते हैं। इस तरह से इनका सेल वॉल जो है नॉर्मल बैक्टीरियल सेल से ज़्यादा थिक हो जाता है। इनका मकसद जो है अनफेवरेबल कंडीशंस को पास करना होता है। ये बेसिकली रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशंस दोबारा से फेवरेबल होती हैं तो ये सिस्ट जो है दोबारा से नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो अपने पेरेंट सेल से जेनेटिकली जो है वो डिफरेंट होते हैं। और यही सबसे बड़ा एडवांटेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कि जिसके नतीजे में जो ऑफस्प्रिंग है उसमें जेनेटिक वेरिएशन जो है वो आ जाती है। और जेनेटिक वेरिएशन का फ़ायदा ये है कि जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो उनमें एडेप्टेशन की कैपेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है बनस्बत उन सेल्स के जिनमें जो है जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती। जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, कई सारे बैक्टीरिया जो हैं वो एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं बिकॉज ऑफ देयर जेनेटिक वेरिएशन। जबकि डिसएडवांटेजेस भी हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ये ज़्यादा कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है बिकॉज के इसमें एक बैक्टीरियल सेल को अपना कंपेटेबल पार्टनर जो है वो ढूंढना पड़ता है। और इस प्रोसेस में जो है नए इंडिविजुअल्स पैदा नहीं होते। सो देयर इज़ नो इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है सिंपली दो बैक्टीरियल सेल्स के बीच जो है वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है, यानी नए सेल्स नहीं बनते। नए सेल्स आ रहे हो फिर एसेक्सुअल तरीके से बाइनरी फिशन के ज़रिए से ही बनते हैं। यानी बैक्टीरिया जो है वो अपनी पॉपुलेशन में जो इजाफा है वो असल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए से ही करता है।
ट्रांसफॉर्मेशन में एक बैक्टीरियल सेल जो है वो फ्री डीएनए ले लेता है। नहीं, जो डोनर डीएनए होता है उसकी जब डेथ हो जाती है, सेल वॉल उसका रप्चर हो जाता है, तो उसका जो क्रोमोसोमल डीएनए है या स्मॉल पीसीज डीएनए के जो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मिड्स, तो वो रिलीज़ हो जाते हैं मीडियम में। उसी मीडियम में मौजूद जो दूसरा बैक्टीरियल सेल होता है, वो इस फ्री डीएनए को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने क्रोमोसोमल डीएनए में जो है उसको इंटीग्रेट कर लेता है। इस तरह से इस बैक्टीरियल सेल की ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हो जाती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जेनेटिक एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन ये जेनेटिक एक्सचेंज जो है असल में, क्योंकि ये फ्री डीएनए को लेके जो है ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है। सो इस फॉर्म ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का यही असूल जो है आजकल रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल हो रहा है। यानी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं कि एक बैक्टीरियल सेल जैसे ई कोलाई या एस्केरिचिया कोलाई, तो इसका प्लाज्मिड जो है हम आइसोलेट कर देते हैं बैक्टीरिया से। उसके बाद जो है इस प्लाज्मिड को हम एंजाइम्स के ज़रिए से कट कर देते हैं और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को जो है फिर यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हैं प्लाज्मिड के अंदर। जीन ऑफ इंटरेस्ट असल में वो जीन है जिसका प्रोडक्ट हमें चाहिए इंडस्ट्रियल लेवल पे, मार्केट लेवल पे हमें ज़्यादा मकदार में। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जीन का प्रोडक्ट जो है वो अगर रिक्वायर्ड है तो हम जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लेते हैं और उसको इंसर्ट कर देते हैं बैक्टीरियल प्लाज्मिड के अंदर। इस तरह से ये रिकम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड जो है वो बन जाता है और इसको दोबारा से हम इंसर्ट कर देते हैं बैक्टीरियल सेल में। और इस बैक्टीरियल सेल को हम प्रॉपर मीडियम जो है प्रोवाइड करते हैं। और ज़ाहिर है क्योंकि जब इसके लिए कंडीशंस हम सारी फेवरेबल बना देते हैं तो बैक्टीरियल सेल जो है वो बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो पैदा कर सकता है। सो इस तरह से हमें मिलियंस ऑफ कॉपीज़ जो है इस जीन ऑफ इंटरेस्ट की मिल जाती है। इन बैक्टीरियल सेल्स के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है इसकी एक्सप्रेशन होती है और एक्सप्रेशन के नतीजे में हमें जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो मिलता है और वो जो है हम क्या करते हैं आइसोलेट कर लेते हैं। तो ट्रांसडक्शन में जो ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए है फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर, वो होता है थ्रू वायरसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरियोफेज है जो कि अटैक करता है एक बैक्टीरियल सेल को, उसमें अपना डीएनए जो है वो इंजेक्ट कर लेता है। इस तरह से सेलुलर मशीनरी जो है उसको इस्तेमाल करता है नए फेज पार्टिकल्स बनाने के लिए। तो कभी कभार ऐसे भी हो जाता है कि जो नए फेज पार्टिकल्स बनते हैं वो मिस्टेकनली जो बैक्टीरियल डीएनए है वो इन फेज पार्टिकल्स के अंदर जो है वो आ जाते हैं। एक तो फेज पार्टिकल्स जो हैं उनके अपने डीएनए मॉलिक्यूल्स आते हैं उसमें, लेकिन बैक्टीरिया के भी बाज़ों का जो है ये कुछ सेगमेंट्स डीएनए के जो है वो आ जाते हैं इन वायरसेस के अंदर। और ये वायरसेस जो हैं वो जब दूसरे बैक्टीरियल सेल को क्या करते हैं इन्फेक्ट करते हैं, सो ये अपने डीएनए के साथ साथ उस बैक्टीरिया के डीएनए सेगमेंट को भी इंजेक्ट कर देते हैं इस बैक्टीरिया में। और इस तरह से जो वो बैक्टीरियल सेल जिसको ये पहले इन्फेक्ट कर चुके थे उसका जो डीएनए सेगमेंट है वो इंटीग्रेट हो जाता है
रिसिपिएंट बैक्टीरियल सेल के डीएनए के साथ। इस तरह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाती है, यानी एक बैक्टीरियल सेल का डीएनए सेगमेंट जो है वो दूसरे बैक्टीरियल सेल में थ्रू वायरसेस जो है ये आके ट्रांसफ़र हो जाता है। कंजुगेशन में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र जो है दो सेल्स के बीच वो डायरेक्टली होता है। यानी इस प्रोसेस में क्या होता है कि दो कंपैटिबल सेल्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं और फिज़िकल कांटेक्ट जो है वो कायम कर लेते हैं थ्रू पाइलस। पाइलस के ज़रिए से ये आपस में जो है वो मिल जाते हैं और एक सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ कनेक्ट कर जाता है। सो इस तरह से एक सेल के अंदर जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो ट्रांसफ़र कर जाते हैं दूसरे सेल के अंदर। सो इस तरह से जेनेटिक मटेरियल का जो ट्रांसफ़र है वो यहाँ पे डायरेक्टली थ्रू फिज़िकल कांटेक्ट हो रहा है। इस टाइप ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को जो है हम क्या कहते हैं, कंजुगेशन। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं दो बैक्टीरिया जो है वो कंजुगेशन ट्यूब के ज़रिए से आपस में कनेक्ट हुए हैं और इस तरह से ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए जो है यहाँ पे थ्रू दिस कंजुगेशन ट्यूब जो है वो हो रहा है। अच्छा, इस डायग्राम में जो है कंजुगेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन किया गया है। दो सेल्स हैं, डोनर और रिसिपिएंट, और इनके बीच जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो है वो हो रहा है। ट्रांसफ़र ऑफ पीस ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, यानी एक सेल जो है उसका क्रोमोसोमल डीएनए का पीस थ्रू कंजुगेशन ट्यूब जो है वो ट्रांसफ़र कर जाता है रिसिपिएंट सेल में और उस तरह से उसके क्रोमोसोमल डीएनए के साथ इंटीग्रेट ये पीस हो जाता है और ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है इसके अंदर हो जाती है। सो क्रोमोसोमल डीएनए का जो पीस है वो भी ट्रांसफ़र हो सकता है थ्रू दिस कंजुगेशन ट्यूब और ये जेनेटिक एक्सचेंज जो है वो प्लाज्मिड के थ्रू भी जो है वो हो सकता है। जैसे यहाँ पे इन दो कंपैटिबल सेल्स के बीच कंजुगेशन ट्यूब यहाँ पे बन जाती है और पूरे का पूरा प्लाज्मिड जो है वो डोनर सेल से रिसिपिएंट सेल के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। Thank you very much. Stay home, stay safe. Bye.